जगमग जगमग रोशनी के बीच बसा ये शहर कितना सुंदर लग रहा है। रात होने को है, सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुख की नींद ले रहे हैं। मगर इसी शहर में है एक बदनाम गली। जब रात में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, तब इस बदनाम गली में शहर के अमीरों का आना जाना शुरू हो जाता था। माला की हवेली इन तवायफों की भी अकड़ देख रहे हो? हवेली तो ऐसे लिख रही है जैसे बाप दादा राजा महाराजा रहे हो। अरे अपने को क्या है, बस आज की रात एक हसीना मिल जाए बस। और वो अंदर आते हैं। कहने को वो हवेली थी, मगर लोगों के बीच यह हवेली कोठे के नाम से मशहूर थी। कोठे के बीच बैठी थी तवायफें। घुंघरों की छन छन, गजरे की महक पूरे कोठे में फैली थी। उन तवायफों की मालकिन थी सबसे बड़ी तवायफ माला, जो बड़ी ही शान से हुक्के के कष्ट लिए जा रही थी। आओ सेठ आओ, आज बड़े दिन बाद माला के गरीब खाने की और रुख कैसे किया? अरे माला, तलब ही ऐसी हो रही थी कि हम दोनों खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। तो मानो या ना मानो सेठ, हम अमीर भी हम तवायफों के गुलाम ही बन जाते हैं। बताओ आज कौन से मोती के लिए आए हो? आज तो एकदम नया मोती चाहिए माला रानी। कजरी, इसे कमरा नंबर 12 में छोड़ाओ। अब तुम बताओ घोष बाबू। मुझे मोती नहीं, तारा चाहिए। तारा का नाम सुनते ही माला के त्योर चढ़ गए थे। सेठ, तारा को मांगने की हिम्मत मत करना। तारा की कीमत तुम दे नहीं सकोगे। आज कजरी से काम चलाओ। क्या कीमत है तारा की? माला रानी, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तवायफ नहीं, सोने का सौदा कर रहा हूँ। याद रखना, सोने सा चमकीला बदन रखने वाली तवायफ की इज्जत तो हमेशा मिट्टी ही रहती है। खुश बाबू, आज तारा की कीमत लगा रहे हो? क्या बात है, कोई लॉटरी हाथ लग गई क्या? या कहीं एक अमीर ने दूसरे अमीर का घर तो नहीं लूट लिया? जिनकी खुद की इज्जत लुटी हुई हो, वो लूटने की बात कर रही है। अपनी औकात मत भूलो तारा। औकात तो बाबू तुम्हारी भूख से बहुत बड़ी है। अगर तवाइफें ना होती तो सड़कों पर बलात्कार की संख्या बढ़ती जाती। भले ही हम तवाइफों की इज्जत माटी क्यों ना हो, पर हमारे आंगन की इस माटी से बनने वाली दुर्गा मैया की मूर्ति तेरे घर में भी जाती है। बंगाली ही है ना तू? क्या तुझे इतना भी नहीं पता, जिस जमीन पर तू खड़ा है उस आंगन की माटी हर माटी में सबसे पवित्र और शुभ है। माला ताई, इसे कहो चला जाए, आज मेरा मूड नहीं है। हाँ। घोष का बहुत अपमान होता है और वह संजय के साथ चला जाता है। यार, तू भी इतना क्या नाटक कर रहा था? आखिर तारा में ऐसा क्या है जो तुझे वही चाहिए थी? कोई और मांग लेता। तारा में वो अकड़ है जो यहाँ की किसी भी तवायफ में नहीं है, और देखना एक दिन मैं वही अकड़ कुचलूंगा। अरे तारा ऐसा पंगा लेगी तो कौन ही आएगा तेरे पास? जरा मोल भाव करते तो वो ज्यादा दाम दे देता ना। दाम नहीं, दिल चाहिए ताई। मर्द अगर दिल दे बैठे ना तो वो तवायफ के लिए भी लड़ जाता है। बस उसी का इंतजार है। चल ख्वाब से बाहर आ और अगले आदमी का इंतजार देख आगे। आलिशान घर में रहने वाले गोविंद का मन बड़ा ही कोमल और धार्मिक था। वह सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम जपता था, फिर मंदिर जाता, पूजा करता। नाम जपते जपते कल सुबह पूरी हो जाती। गोविंद को पता भी नहीं चलता था। रेखा, मैंने नाश्ता बना दिया है, कहना को भोग लगा दिया है, रंजीत को भी उठा देता हूँ, फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुनो जी, इतनी अच्छी क्यों हो आप? देखते देखते कितने साल बीत गए शादी को। आज तक आपने मुझे कभी नींद से जगाकर काम ही नहीं करने दिया। कान्हा मेरी उम्र भी आपको लगा दे। ओहो, सुबह सुबह ऐसी बात है। हरे राम हरे कृष्णा करो ना रेखा, क्या पति का नाम जप रही हो? अच्छा जी, ठीक है। और सब नाश्ता करने आते हैं। हमारा लाडला हर्ष कब लौट रहा है? पता नहीं जी, कहकर तो 2 दिन का गया था, शायद जल्दी ही वापस आ जाएगा। भैया, वो आपने दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी मंगाई थी तो मैं ले आया। दुर्गा पूजा के लिए? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हाँ रेखा, मैं हर त्योहार मनाऊंगा ताकि मेरे स्वर्ग से घर की सभी बलाएं माता रानी हमेशा दूर करे। भैया एकदम करेंगे। मैं मिट्टी ही ऐसी लाया हूँ, सबसे शुभ जगह से, माला की हवेली से। ये सुनते ही गोविंद के हाथ एकदम रुक गए और वह रंजीत को गुस्से से देखने लगा। क्या कहा? माला की हवेली? तवायफ खाने की मिट्टी से मेरी देवी माँ बनेगी? ये क्या अनर्थ कराने वाला था तू नालायक? गोविंद जाकर सबसे पहले उस मिट्टी को बाहर फेंकता है। जो औरतें खुद को बेचती हैं, अपनी मान मर्यादा तक त्याग चुकी हैं, इस घर में वहाँ की मिट्टी तो क्या, वहाँ की धूल भी इस घर में नहीं आएगी। पर भैया, सब कहते हैं वहाँ की मिट्टी शुभ है। बस तू वहाँ गया था ना, सबसे पहले तो नहा करा
और हम आम मिट्टी से ही बना लेंगे माँ की मूर्ति। मेरी मैया भक्ति की भूखी है, मिट्टी की नहीं। गोविंद की नजरों में बदनाम गली का तवायफ खाना जहान की सबसे घटिया जगह थी। हर्ष अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, सब मस्ती मजाक कर रहे थे। ओके, तो विवेक, ट्रूथ या डेयर? डेयर। तो बता तेरी कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। बताता हूँ, बस तुम मुझे जज मत करना। मैं एक बार माला की हवेली में गया था। हाँ, क्या ये सच है विवेक? हाँ दोस्तों, बस ये बात मेरे घर वालों के सामने भूल कर भी मत बता देना, वरना वो मेरी टांग तोड़कर उसकी माला बनाकर मुझे ही पहना देंगे। क्यों हर्ष, तेरा मन नहीं करता क्या तवायफ खाने में जाने का? सब लड़कों का तो करता है। मन का क्या है, ये मुट्ठी बंद कर लिया तो मन तो अपने ही काबू में है। पर मैं तो खुश हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वही गर्लफ्रेंड जिसे किसी ने देखा नहीं और उसे सुना भी नहीं, तू और तेरे ख्याली पुलाव। तारा, तुझे इतना विश्वास क्यों है कि तुझ पर दिल लगेगा दाम नहीं? विश्वास तो मुझे तब भी बहुत हुआ था जब मेरा बापू मुझे इस कोठे पर बेचकर चला गया था। फ्रॉक पहनी नन्ही तारा अपने बापू की उंगली को थामे सड़क पर चल रही थी। बापू, हम कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा था ना तारा कि तुझे शहर में नए कपड़े दिलाऊंगा, तो चल वहीं चलते हैं। और उसके बाप ने उसे खड़ा कर दिया था माला की हवेली पर। ले माला और मुझे मेरे पैसे दे। शाबाश, ले ही आया ना आखिर से तू, और कर दिया साबित कि मर्द हमेशा मर्द ही रहता है। ले पैसे और दोबारा यहाँ मत आना। बाबू, कहाँ जा रही हो बाबू? मुझे तो ले जाओ, मुझे अजीब लग रहा है। तारा रोती हुई अपने बापू को जाता देख रही थी। सुन तारा, यही है हम तवाइफों की जिंदगी। लोग आते हैं, पैसे फेंकते हैं और हम बिक जाते हैं। हम बिक रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है, मगर ये अमीर हमें खरीद रहे हैं, ये कोई नहीं देखना चाहता। अब तेरी भी यही जिंदगी है, इसे रोकर जीना है या हंसकर, वो तेरा फैसला है। और कुछ सालों बाद माला ने तारा को भी तैयार करके कोठे का हिस्सा बना दिया। तारा के कमरे में शहर से अमीर लोग आते गए जाते गए और ये सिलसिला चलता गया। और उस दिन माला ताई की बात सुनकर मैंने हंसकर जीने का फैसला कर लिया था। मगर तू जानती है कजरी, विश्वास कितनी बार ही क्यों ना टूटे, आप ये करना नहीं छोड़ते हैं। मैं जानती हूँ मेरे दिल का दाम लगाने वो जरूर आएगा। रात में फिर से माला की हवेली में जोर शोर से मर्दों का आना जाना शुरू हो गया था। तभी काला कंबल ओढ़े रात के अंधेरे में एक आदमी वहाँ आता है और वह माला के सामने जा खड़ा होता है। आओ बाबू रंजीत, बड़े दिन बाद आए हो। माला ताई, बदनाम गली में आने से पहले देखना पड़ता है, कोई देख ना रे। ऊपर से मेरा संत भाई भी ना। उफ। जन्नत में आने के लिए मरना तो पड़ेगा ही ना सेठ। बताओ क्या लोगे आज? बस जन्नत ही चलेगी। और माला रंजीत को एक कमरे में भेज देती है। रंजीत का कोठे पर आने जाने का सिलसिला पुराना था और आगे भी चलता गया। एक रात रोज की तरह ही रात में कंबल ओढ़े हुए वह आदमी माला के सामने जा खड़ा होता है। धन्यवाद हमारे जो आप इस माला की हवेली में पधारे गोविंद बाबू। उस काले कंबल के पीछे और कोई नहीं, भगवान का भक्त गोविंद ही था, जिसके माथे पर ना कोई चंदन का टीका था, ना ही चेहरे पर कोई मासूमियत थी, तो बस भूखे मर्द की हैवानियत। गोविंद कंबल हटाकर जोर से हंसता है। माला ताई, ये नशा भी ऐसा नशा है कि कितने ही दिन बाद क्यों ना हो तब भी उतरता ही नहीं है। आपसे ही माला की दुकान चल रही है साहिब, वरना आजकल ये चिंदी अमीर दाम के नाम पर बस छुट्टे पैसे देते हैं। आप बताइए आज किसके पास जाना है? माला ताई, भगवान का भक्त हूँ और नजर का पक्का। जहाँ एक बार दिल अटक गया तो अटक ही गया, पर इस बार मैं मजे करने नहीं आया हूँ, मजा खरीदने आया हूँ। माला ये सुनकर चौंक जाती है। क्या तुम मेरी तवायफ खरीदना चाहते हो? दाम जो तुम बोलो माला। गोविंद सेठ, जानते हो ना माला की तवायफ बिकाऊ नहीं है। कजरी ये बात जाकर तारा को बता देती है। मुझे माला ताई पर विश्वास है कजरी, वो कभी भी मुझे बेचेगी नहीं। बचपन में एक बार तो तारा का विश्वास उसके बाप ने तोड़ा था। क्या इस बार माला उस विश्वास को बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए तारा एक तवायफ।